नंबर 1 फॉर मोनोसेंट्रिक, याद रखिएगा मोनोसेंट्रिक के लिए वेरी क्लियर कट, मोनोसेंट्रिक के लिए रूल नंबर 1, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। रूल नंबर 2, यहां पे पॉलीसेंट्रिक के लिए calculated minus maximum not divide 2, you will get the definitely the number of peroxide linkage। पहला देख लेते हैं कैलकुलेटेड कितना था आपका H2SO5 में, कैलकुलेटेड था कितना, बोलो भाई, कैलकुलेटेड था आपका +8। मैक्सिमम सल्फर कितना सोच सकता है +6, डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 1, एक पेरोक्साइड लिंकेज। ये रहा आपके सामने, कुछ भी सवाल है। दूसरे में आपने क्या किया, ये है पॉलीसेंट्रिक, ये है पॉलीसेंट्रिक। अब पॉलीसेंट्रिक है तो कैलकुलेटेड कितना है 7, यहां डिवाइड नहीं करना है, ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 1। So this is the way by which we find out the number of peroxide linkage. If you don't know the structure, then apply this method. अब ये आपका जो ब्लू क्रोमेट है CrO5, मतलब +10 तो हो ही नहीं सकता। यहां से आप देखेंगे ये कुछ दिख रहा होगा आपको, ये कुछ दिख रहा होगा आपको, यहां से देखिए ये -1 -1 -1 -1 -2 +6। क्रोमियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, क्रोमियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होते हैं, तो CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 होगा। दूसरा हमने कहा कि जो हमने लिखा Na2H2O3, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ Na प्लस ये H2O3 -2। अब H2O3 -2 है तो ये रहा सल्फर, 2 माइनस है तो सिंपली माइनस लगाइए, डरिए नहीं बिल्कुल। अब जहां पे थायो वर्ड होगा वहां SS बॉन्ड जरूर होगा, SS बॉन्ड जरूर होगा। ये रहा H2O3 -2 का स्ट्रक्चर। अब देखिए इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो एक माइनस इधर आएगा, ध्यान रखिएगा, एक माइनस इधर आएगा, कितने हो गए +2 चार्ज आ गया। यहां देखिए ये 2 शिफ्ट होंगे तो -2 आएगा, अब ये +4 हो गया। अब यहां गलती नहीं करनी, यहां गलती नहीं करनी, ये टेक्निकल बात है। ये भी सल्फर है, ये भी सल्फर, दोनों ही सल्फर है। अगर आपने कह दिया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, अगर आपने कह दिया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0 क्योंकि सेम है, तो आप गलत हो जाओगे। अब आपको जब भी केमिस्ट्री सीखनी है तो 2 चैप्टर बहुत ही क्लियर होने चाहिए, एक तो पीरियोडिक टेबल और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग। इन दोनों चैप्टरों के बारे में ये कहा जाता है कि पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग इज द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। Without sound knowledge of periodic table and chemical bonding, this world of chemistry is like a big mystery. आपको दोनों ही चैप्टर क्लियर होने चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर बात पता होनी चाहिए, तभी आप जीओसी पढ़ सकते हो। कुछ भी नहीं सीख सकते अगर दोनों चैप्टर आपको नहीं पता है, क्योंकि मामला कहीं भी पहुंच सकता है। चलिए यहां पे मैं आपको बता देता हूं, इतना तो पता होगा कि जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है।
जब डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है, जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। और सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो सम है वो स्टेरिक नंबर डिसाइड करता है, और स्टेरिक नंबर का सम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है। एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, सम कितना हो गया? 3। स्टेरिक नंबर हो गया 3। 3 का मतलब sp2। यहाँ देखो कितने सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सॉरी इट इज द sp2। 4 सिग्मा मतलब sp3। अब आप कहोगे ये सर sp2 sp3 क्यों बता रहे हो? भाई बताना पड़ेगा, आपको मालूम होना चाहिए। सीखोगे जब आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर is directly proportional to electronegativity। मतलब जिसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कैसे निकालेंगे? sp2 है और sp3 है, एक S2P, टोटल कितने हो गए? 3। इसका मतलब 1/3 इंटू 100, ये आई थिंक 33.33 समथिंग। sp3 1/4 इंटू 100। हाँ, यस सर, यस सर। हाँ सर, ये कंप्लीट कर देते। आई थिंक, हाँ। हाँ, कितने मिनट हो गए? 1 घंटा हो गया। तो जिसका एस करेक्टर ज्यादा है वो ज्यादा किसका है? इसका। 2 बॉन्ड है जिसपे -2 चार्ज आएगा, यहां देखिएगा तो इस पे चार्ज आएगा +6। अब +6 से -2, एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर में कितने यूनिट का डिफरेंस है। तो +6 से -2, इट इज द 8। इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम होगी, एडवांस में पूछी जाती है। इट इज द 8, ये 8 यूनिट होगा। अब आपने क्या निकाला था? -2 +6, 2 सल्फर है, डिवाइड बाई 2, इट इज द 4/2, इट इज द 2, इट इज द एवरेज। ये आपका एवरेज है दोनों एटम का, ये आपका एवरेज है दोनों एटम का। पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट एक आपकी +6 होगी, दूसरे की -2 होगी। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। आई थिंक हमारे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए आपको। और पढ़ना तो पड़ेगा, रात दिन पढ़ेंगे, चीजें सीखेंगे, और बताने की जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो क्वेरीज आएंगी। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। जो पढ़ेगा डाउट उसी को होंगे, और जब आप डाउट पूछेंगे, 100% कोई नहीं होता। आप जब पूछोगे तो एवरी टीचर इज अ स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट इज अ टीचर। टीचर बच्चे ही सिखाते हैं, बच्चे हमको सब कुछ सिखाते हैं, हमको टीचर बच्चों ने ही बनाया। अब Br3OH C3O2, 2 और ले लेता हूं, बाकी छोड़ देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं। 3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है। यहां पे आप देखिए
3 ब्रोमीन है, 3 ब्रोमीन है। ये कहीं दूर का क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी का पेज पलटिए, बैक साइड पेज देखिएगा, बना हुआ मिलेगा एज इट इज। हमें बताने की जरूरत नहीं है, -2 -2 -2 इट इज द कितना +6। यहाँ पे -2 -2 इट इज द +4। ये से -2 -2 -2 इट इज द +6। Two type of bromine atom which contain, one is represent the +6, other is represent the +4। The difference is 6 - 4 is the 2। ये भी पूछा जा सकता है। आपने अगर कैलकुलेट किया था 16/3 तो वो क्या था, 6 + 4 + 6 + 6 divide by 3, it is the 16/3। Let us see the last example, C3O2। ये आपका जो है, मैंने कहा कार्बन सब ऑक्साइड, तो C3O2 इट इज द C3O2। ये आपका -2, ये आपका +2, ये 0, ये आपका +2, ये आपका 0। यहाँ पे दो टाइप की कार्बन एटम है, एक 0 दिखा रहा है, एक 2 दिखा रहा है। डिफरेंस 2 - 0 इज द 2। और आपने क्या किया था, 2 + 0 + 2 डिवाइड बाई 3। यहां से ये आपका 4/3 इट इज द एवरेज ऑफ ऑल कार्बन एटम। इट इज द एवरेज ऑफ ऑल कार्बन एटम। Such type of problem is asked in JEE Advanced, not in NEET level। Such type of problem is asked in JEE Advanced level, is the integer type of problem। बहुत केयरफुल रहना है और चीजों को इस चैप्टर में आगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, जब मैं खाली बता दे रहा हूं, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होगा। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन 3 तरीके से हम करते हैं भाई। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ion electron method in acidic medium, ion electron method in basic medium, by oxidation number method, calculation of equivalent mass by using the n factor, balance factor। Balance factor is calculated by using the oxidation number, that is the equivalent mass, and after that there are the, then we first of all the basic thing, the titration, iodometric titration, different type of normality attached question, normality, molarity, equivalent mass, ये सब कुछ इस चैप्टर में होता है। ये चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। ये सर प्रोसीड प्लीज। Yes, sir. Proceed, please. Yes, sir. Nitrous. Nitrous. Okay. I mean to say N O. Nit. Definitely। एक्चुअल में आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन, इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस, आई थिंक N2। यहां से देखेंगे तो 2x - 2 = 0, 2x - 2 NO, N2। नाइट्रोजन रिप्रेजेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है, मैं आपको रीजन ही बता देता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
नाइट्रोजन के बैलेंस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 17, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 5, 2 and 5। अब नाइट्रस ऑक्साइड में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, NO, N2, N2O3, N2O4, N2O5, ये एक क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। अगर किसी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट, जिसको हम X मान लें, आपकी क्वेश्चन का जवाब जो मैं दे सकता हूं, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम। तो इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जब वो ऊपर जाएगा, इसका मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब जब डी इलेक्ट्रोनेशन होगा तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन होगा, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो आई थिंक, according to my knowledge, in nitrous oxide, the nitrogen represent the intermediate oxidation state, not minimum, not maximum. So it will work as a oxidizing and reducing agent with thanks and regards.